स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर दुआ, आई एम योर रीजनिंग मेंटर और स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, अब IBPS PO की एक रणनीति बनाने का समय आ चुका है। फ्रेंड्स, सभी ने अभी तक फॉर्म भर दिए हैं और जो आपकी 28 तारीख थी, यानी कि जो लास्ट डेट थी IBPS PO की, वो ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुकी है। लोगों ने अभी तक जितने एस्पिरेंट्स ने इस एप्लीकेशन को फिल अप किया है वो लगभग 6,93,000 के आसपास है। अब ऐसे में ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा ही लोगों ने फॉर्म फिल किया है, क्योंकि इस बार डेट को भी एक्सटेंड किया गया था, तो इसका कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 2 लाख लोग इस पेपर को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर देते हैं, और जो बाकी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग, उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं होती तो है, ये नहीं कह सकते कि होती ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उतना कंपटीशन नहीं दे सकते ये लोग जितना जो स्टार्टिंग के 2 लाख लोग, जो टॉप के 2 लाख लोग होते हैं वो देते हैं। तो अल्टीमेटली ये 2 लाख लोगों में से ही ये आपकी जो बच्चे होते हैं वो सिलेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको IBPS PO की एक लास्ट 50 डेज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि इस साल आप कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे, यानी कि IBPS PO में अपना नाम कैसे लिखवाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। चलिए, सबसे पहली चीज आपको जो जाननी चाहिए वो है IBPS PO की जो एग्जाम डेट है वो कब की है। तो फ्रेंड्स, ये 19 अक्टूबर 2022 की है, यानी कि और 20 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, आपके पास 2 डेट्स है, एक 19 अक्टूबर और एक 20 अक्टूबर। ठीक है, प्री की डेट्स। तो आपके पास जो टाइमिंग है वो लगभग आप समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 50 डेज के आसपास बचा है। ठीक है, तो अब ऐसे में आज 30 हो गई है, अब 31 हो गई आज, है ना। अब ऐसे में आपको क्या करना है, आपके पास जो समय बचता है वो सितंबर का मंथ बचता है पूरा का पूरा 30 दिनों का। उसके बाद 19 तारीख को तो पेपर है, तो मेरे भाई यहाँ पे लगभग अगर देखा भी जाए तो 49 डेज के आसपास रह रहे हैं। चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद 1 महीने का गैप मिलेगा आपको तकरीबन, और आप मेंस का पेपर देने जाएंगे, अगर ये आपका पेपर निकल जाता है तो, और निकलेगा भी 100% अगर आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पैटर्न को समझ लेना चाहिए कि जो लोग बिगिनर्स हैं उनको पैटर्न को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क के होते हैं, और टाइम आपके पास जो अलॉट होता है वो 20-20 मिनट का होता है, सेक्शनल टाइमिंग होता है। राइट, न्यूमेरिक्स की बात करते हैं, क्वांट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स के होते हैं, 20 मिनट का टाइमिंग होता है, सेक्शनल टाइमिंग। ठीक है, रीजनिंग की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और यही पैटर्न लास्ट ईयर रहा था, यानी कि जो सबसे पहले जो चीज़ खुल के आई थी वो इंग्लिश आई थी, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद रीजनिंग। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही लगभग इस साल भी ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है, मैं ये पक्का नहीं कह सकता, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इस साल चेंज भी कर सकता है IBPS, है ना। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अगर हम लोग इसकी कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते तो कट ऑफ इसकी जो लगभग रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% के आसपास रहती है, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन में से आपको तकरीबन 54, 52, 53 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं, तब जाके आप लोग इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करते हैं तो तकरीबन 54.25 की कट ऑफ गई थी जनरल OBC कैटेगरी वालों की, स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक आइडिया रख दिया है, लगभग हाफ ही होती है ये, है ना, 100 का हाफ ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, किस किस मतलब हर एक जो सिलेबस है आपका वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं क्वांट्स के लिए, तो फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन, और ये आपका जो मेन जो जिसे आप लोग बोलते हैं ना कि स्पीड मैथ्स, तो वो चीज़ों की मैं बात कर लेता हूँ। सिंप्लीफिकेशन के हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, और आपकी जो चीज़ें होती है वो नंबर सीरीज होगी, ये आपकी सब स्पीड मैथ का पार्ट है। ठीक है, ये आप सब आपकी स्पीड मैथ का पार्ट है, और एग्जाम में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं। राइट, ऐसे ही करते हो या नहीं करते हो, कि आपको करना है कैसे, सबसे पहले ये 3 चैप्टरों को उठा के निपटा के अलग कर देना है पेपर के अंदर, उसके बाद आप लोग बढ़ जाएंगे इसकी ओर, यानी कि फिर आप उसके बाद उठाएंगे DI के चैप्टर्स को। मतलब जब एग्जाम्स की मैं बात करूँ तो अब आप DI के ऊपर चले जाएंगे, DI की चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, 2 DI आपको देखने को मिलेगी, एक आएगी 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली, और दूसरे आएंगे 5 क्वेश्चन। ठीक है, किस किस टाइप की DI आएगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, और ये आपको कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करवाए हैं, जिससे कि आपको एक बात पता चल जाएगी कि जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया,
है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गई। ये 4 जो चैप्टर्स है ना, ये आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सबसे पहले निपटा देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बात कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की, टाइम एंड वर्क की, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की। तो ये सारे चैप्टर भी आपको करने होते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशंस की, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे तो मेंसुरेशन भी आता है, लेकिन मैंने उसको अभी यहाँ पे रखवाया नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, राइट। आगे बात करते हैं रीजनिंग की बात करते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अगर हम लोग इसकी भी बात करते हैं तो इसका भी मैं पैटर्न आपको आगे बताने वाला हूँ कि आपको किस फॉर्मेट में इस एग्जाम के अंदर क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे उठाना है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है इसमें, और आपकी कोडिंग डिकोडिंग आ गई, रैंकिंग, डायरेक्शन टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, है ना, इनइक्वालिटी, और आपका सिलॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया है सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स। ये मेन चीज़ें होती है जो आपके सामने रखी जाती है, ब्लड रिलेशंस, है ना, और उसके बाद मिसलेनियस का कुछ पार्ट आ जाता है। डाटा सफिशिएंसी चैप्टर बेस्ड होती है, यानी कि ये चीज़ें अभी के हिसाब से नहीं पूछी जा रही है, लेकिन हाँ ये मेंस का पार्ट जरूर होती है, ठीक है। अभी के हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ प्री की बात कर रहे हैं, राइट। इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल्स, ये सारे आपके जो चीज़ें हैं ये आती हैं। अब इसको हमें कैसे डील करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शंस, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें आपकी आनी ही आनी है। यही आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। जिस बच्चे ने इस पूरे के सिलेबस को तकरीबन कर लिया, उसका इस साल सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। अब इसको कैसे डील करना, आइए उसके बारे में डील करते हैं, बात जरा समझते हैं। देखो ये मैंने कट ऑफ के बारे में बताया कि लास्ट 2023 की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की कितनी गई थी, 54.25, ठीक है, और आपकी ओबीसी की वालों की कितनी गई थी, 54.25। तो यहाँ पे आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिला है। 54.25 आप दोनों जनरल की और ओबीसी की गई थी। बाकी एससी और एसटी की जो कट ऑफ थी वो भी लगभग आप 50% के आसपास आप समझ सकते हो, 49.50, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको जरा इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें डील करनी होती है। आपके सामने एरर डिटेक्शंस आएंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताए थे, और सेंटेंस करेक्शन आएंगे, ठीक है। आपका क्लोज टेस्ट आ जाएगा। ये चीज़ आपको करनी है। आरसी भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट आरसी के पेपर दे के आ जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि हम तो सर आरसी को देखेंगे नहीं, क्योंकि आरसी सर बहुत बड़ा सा होता है और आरसी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करवा देता है, तो हमारा पेपर बिगड़ जाता है। फ्रेंड्स विदाउट आरसी के आप इस पेपर को मुश्किल निकाल पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश पे ज़्यादा दबाव रहता है, ठीक है। तो आपको आरसी के लिए क्या करना चाहिए, आरसी को इंप्रूव करने के लिए आपको रीडिंग करनी चाहिए। अब आप क्या चीज़ रीड करेंगे, दिमाग में ये बात आएगी कि सर हमें क्या न्यूज़पेपर रीड करने चाहिए, क्या हमें द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए। तो ये दिमाग में बातें आने लग गई। फ्रेंड्स ऐसे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं कि अरे न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें वोकैब सीखने को मिलेंगी, हमें और दीन दुनिया की बातें समझ में आएगी, और हमें हमारी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होएगी, यानी कि हम लोग इतने बड़े बड़े पैराग्राफ को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ने की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे समझने की बात हो रही है कि पैराग्राफ को पढ़ना अलग चीज़ है, पैराग्राफ को समझना अलग बात है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे बात हो रही है पैराग्राफ को समझने की, उसके लिए आपको रीडिंग स्किल्स बढ़वानी पड़ेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप न्यूज़पेपर के साथ ही जाइए, हमेशा न्यूज़पेपर ही दिमाग में रखिए, नहीं। आप लोग नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, जो भी इजी जो कोई सी नॉवल आती है ना, जो कि आपको पढ़ रहे हैं, तो आपको रीडिंग में एक इंटरेस्ट आना चाहिए, रीडिंग करने में एक इंटरेस्ट आना चाहिए, चीज़ों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप लोग चाहे तो आप लोग मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, आप लोग चाहे तो उसको भी कर सकते हैं, मतलब डेली के फॉर्मेट में आपको लेकिन करना पड़ेगा। तो रीडिंग आप चाहे तो जो मॉक टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलती है ना चीज़ें आरसी वाली, तो उसको कर सकते हैं, चाहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी। क्योंकि मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरा खुद का IBPS PO का पेपर निकला हुआ है, तो ऐसे में बस मैं आपको बता दूँ अपनी बारे में कि भाई मुझे सच में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी आरसी वाली चीज़ों में। यार इतना बड़ा पैराग्राफ होता था और मैंने कभी आज तक न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, सी बता रहा हूँ मैं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैंने आरसी वाली चीज़ें देखी ही नहीं न्यूज़पेपर के अंदर। मैं न्यूज़पेपर पढ़ना क्यों है भाई, हमें मॉक टेस्ट मिला हुआ है ना, हम मॉक टेस्ट के अंदर इतने बड़े बड़े क्वेश्चनों को देख रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को डील करिए ना। आप डेली आरसी को करिए, कम से कम 2 आरसी, मिनिमम से मिनिमम 2 आरसी करिए, देखिए आपकी रीडिंग स्किल्स कैसे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको आरसी भी आएगी समझ में और साथ के साथ आपको वो क्वेश्चनों को डील करना भी आएगा, क्योंकि उसके बाद तो सॉल्यूशंस आ जाते हैं, मॉक टेस्ट में सॉल्यूशन आ जाता है, आप उस चीज़ को समझ जाएंगे, तो आपकी
रीडिंग स्किल्स भी बढ़ेगी, आपको क्वेश्चंस भी करने आएंगे आरसी के, क्योंकि आरसी के बिना पेपर आज की डेट में इंग्लिश में स्कोर लाना मुश्किल है। ठीक है, अब बात आती है वोकैब्स की। यार हम लोग वोकैब्स की भी बात कर लेते हैं कि यार वोकैब्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। अच्छा, वोकैब्स की बात करते हैं, कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं एक और बात आएगी, क्या सर हम मॉक टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं? और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ तो रहे हैं, तो अगर हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें तो वोकैब्स वहीं पे देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आपको वोकैब्स तो वहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन आपको उसके बाद उसको ढूंढना भी पड़ रहा है, राइट और रॉन्ग, ढूंढना पड़ रहा है ना। तो आप यहाँ पे वोकैब्स के लिए भी क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही वोकैब्स को इंप्रूव कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई सी एक बेस्ट वोकैबुलरी वाली कोई एक बुक खरीद सकते हैं। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे भी कोई सी भी जो क्लासेस चलती है इंग्लिश की, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। स्टडी IQ पे भी इंग्लिश की वोकैब्स की क्लासेस चलती है, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी वोकैब्स सुधर जाएगी, यानी कि यूट्यूब्स के थ्रू, और साथ के साथ आप किसी मॉक के थ्रू आप अपनी वोकैब्स को सुधार सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते तो आप लोग न्यूज़पेपर के थ्रू भी सुधार सकते हैं, लेकिन आपको पहले मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। ग्रामर की बात करते हैं, यार आप इतना तो बेस्ट है ही, मैं इतना तो मान सकता हूँ, क्योंकि देखो मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं तो इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को कभी भी ग्रामर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी ग्रामर अच्छी है तो मेरी रीडिंग भी अच्छी होगी, मतलब आरसी में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई बहुत दिक्कत आती थी आरसी के अंदर, सच बता रहा हूँ मैं आपको। वोकैब्स ये तो समझ ही नहीं आते थे, कैसे कैसे अजीब टाइप के वोकैब्स आते थे। तो मैं इसको क्या करता था, एक आइडिया के फॉर्मेट में पढ़ता था। जैसे हम लोग क्लोज टेस्ट कर रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट में हमने क्या देखा, पैराग्राफ को पढ़ा, उसके बाद हमें एक जो ब्लैंक फिलअप करना होता था, उसके बाद नीचे 4 ऑप्शंस होते थे, 5 ऑप्शंस। उन 5 में से मैंने उन वर्ड्स को चेकआउट किया। पहले तो मैंने समझने की कोशिश करी कि यार ये बोलना क्या चाह रहा है, और जब हमें ये बात समझ में आई, अच्छा ये बात कहना चाह रहा है, तो उसमें से उन 5 ऑप्शनों में से कौन सी चीज़ यहाँ पे फिलअप हो सकती थी, मैंने उनको लगा के चेकआउट किया। तब मेरे को समझ में आया, अच्छा ये चीज़ बेस्ट जा रही है। तो यहाँ पे वोकैब्स का जो पार्ट होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल अदा करता है। तो आपको इसको भी सुधारना पड़ेगा। या तो आप अपनी मन की शक्ति को पहचानिए कि भाई आप चीज़ों को जैसी रख के देख रहे हैं, जैसे आप चीज़ों को रख रहे हैं, तो आपके दिमाग एक अंदर की आवाज़ आती है कि हाँ ये लग रहा है, ये बिल्कुल सही मतलब एकदम सुटेबल हो रहा है इस पैराग्राफ के साथ, तो आप उस पर टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। ये होता है, कई बार मैंने इसको किया है और कई बार इसके थ्रू हमारे नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं मेरे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, वोकैब्स को आप थोड़ा सा तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद जो मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया बताया है, ये चीज़ आप कर सकते हो, क्योंकि एक मन की आवाज़ होती है जो आपके अंदर से आती है, वो आपको बताएगा कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रहा है। ठीक है, ग्रामर आपकी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगी ही होगी, और नहीं है तो ग्रामर के लिए आप कोई ग्रामर की बुक्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको एरर डिटेक्शन सीखने को मिल जाएगा। आप टेंस को सुधार सकते हैं, आर्टिकल्स और नाउन, प्रोनाउंस, ये सारी चीज़ों को आप अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे इतनी भरोसा है कि आपकी ये चीज़ें सही होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, लेकिन आपको ग्रामर तो पढ़ाई जाती है हर स्कूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामर भी होगी। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना इज मस्ट, मॉक टेस्ट जरूर करने हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश ओवरऑल सुधर जाएगी। जो भी चीज़ें आती है वो सारी आपकी इसमें आने वाली है। अच्छा, जिन बच्चों जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि भाई पहले आप क्लासेस ले लीजिए, यानी कि आप अपनी ग्रामर को, रीडिंग स्किल्स को और वोकैब्स को थोड़ा बहुत सुधार लीजिए, है ना। क्लासेस आप लीजिए, क्लासेस में आपको जैसे जैसे टीचर्स ग्रामर के बारे में बताते चले जाएंगे, तो आपकी ग्रामर वहाँ से सुधर जाएगी। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है रीडिंग के लिए, तो आप वहाँ से मॉक टेस्ट अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। ये मत सोचना कि टीचर पहले सिलेबस निपटवाएगा, उसके बाद हमें चीज़ों को डील करना है, मॉक टेस्ट को बाद में उठाना है। इंग्लिश के लिए आप मॉक टेस्ट अभी से उठा सकते हो। ओके, चलिए ये बात होगी इंग्लिश की, आगे बढ़ते हैं। क्वांट्स की बात करते हैं, तो क्वांट्स में फ्रेंड्स आप चेकआउट करिए, आपने हमेशा नोटिस किया होगा मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, ये चीज़ आती ही आती है। मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये नहीं आएगी तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज में देखने को मिल जाएगी, या अप्रॉक्सीमेशन देखने को मिल जाएगा। कुछ ना कुछ आपके सामने आना ही आना है, राइट। इन 3-4 चीज़ों में से आती ही आती चीज़ें हैं, है ना। अगर आप लोग डीआई की बात करते हैं, तो पाई चार्ट आपको देखने को मिलता है, टेबुलर डीआई देखने को मिलती है जिसमें वेरिएबल बेस्ड होती है, जो कि बार ग्राफ डीआई देखने को मिलती है, और केसलेट डीआई देखने को मिलती है। यही टाइप की डीआई रिपीट होती रहती है ना। जैसे ये 2 डीआई आ गई किसी शिफ्ट में ये 2 डीआई आ गई, किसी शिफ्ट में ये 2 चीज़ें आ गई, किसी शिफ्ट में ये और ये चीज़ आ गई। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ों को शफल किया जाता है, दैट्स इट। और यही चीज़, यही पैटर्न चलता चला आ रहा है काफ़ी टाइम से,
ठीक है। अर्थमेटिक की बात करी जाए, एक समय पर अर्थमेटिक 10 क्वेश्चनों पे सीमित होकर बैठ गया था। तो बच्चों ने क्या सोचा कि अर्थमेटिक को मारो गोली और हम लोग करते हैं इन ऊपर की चीजों पे ध्यान देते हैं, यानी कि मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रॉक्स और पाई चार्ट, बार ग्राफ, केसलेट, ये टेबुलर, इन चीजों पे हम लोग फोकस करते हैं। अर्थमेटिक को क्या पढ़ना, छोड़ो ना अर्थमेटिक, 10 क्वेश्चन ही तो आते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग पिछले साल की ही बात करते हैं तो आप लोग चेकआउट करिएगा, तकरीबन 13 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक में से पूछे गए हैं। यानी कि अर्थमेटिक का वेटेज धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर को पता चल रहा है कि आप सभी स्टूडेंट्स अर्थमेटिक को छोड़ रहे हैं, तो इसलिए उसने अर्थमेटिक पे ज्यादा वेटेज रख दिया। तो ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, अर्थमेटिक पे डील करना है। ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपको चीजों को डील करना है। लेकिन हाँ, इन चीजों पे तो आपको फोकस करना ही करना है। ये कुछ ऊपर के चैप्टर्स हैं, ये आपको अगर एग्जाम में आते हैं सबसे पहले करना इन्हीं को ही है। लास्ट में आप लोग अर्थमेटिक पे जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि आप अर्थमेटिक का एक भी क्वेश्चन ना करके आए। आपको तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन करके आने हैं फॉर श्योर। अगर आप इतना करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये अर्थमेटिक करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, कभी कभार पेपर का जो लेवल है, मतलब अर्थमेटिक ज्यादा वेटेज के थ्रू में फॉर्मेट में पूछ लिया जाता है। तब ऐसे में बच्चों को कुछ नहीं समझ आता। अगर सपोज करो आपके शिफ्ट में केसलेट डीआई आ गई और केसलेट डीआई भी आपको टाइम कंज्यूम करवा रही है, और आपके इसमें आगे वेरिएबल वाली ये भी टाइम कंज्यूम करवा रही है। अब ऐसे में आपके पास क्या बचता है, अरे यार अर्थमेटिक आता होता तो कम से कम हम 1-1 मिनट में ये क्वेश्चन तो कर देते। अब यहाँ पे बड़ा टाइम लग रहा है इनमें करने में, तो इसलिए बोला जाता है कि अर्थमेटिक पे भी फोकस किया जाए। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई स्पीड मैथ्स की। अब देखो यहाँ पे नोटिस करना, स्पीड मैथ 10 क्वेश्चन तो आने ही आने होते हैं। क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, अप्रॉक्स, तो ये चीज पे सबसे पहले आप लोग फोकस करेंगे, है ना। ये चीज आपको सबसे पहले फोकस करनी है एग्जाम्स में। उसके बाद आप लोग डीआई की ओर चले जाएंगे। डीआई के लगभग 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ये पिछले साल का पैटर्न है, ये इतने तो आ ही रहे क्वेश्चंस। और अर्थमेटिक के तकरीबन 13 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये चीज मैं आपको अभी अभी बता के आया हूँ, राइट। तो ये चीज आपको क्या करनी है, पहले इस पे फोकस करिए, इस पे भी डेली फोकस करिए, और अर्थमेटिक को भी आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा जो रीजनिंग सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि मैं रीजनिंग का फैकल्टी हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स दिए, और उन एग्जाम्स में मेरा जो हाईएस्ट स्कोर्स आया वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग में आया। मेरे जितने भी एग्जाम्स निकले मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ इसको, रीजनिंग को, क्योंकि इसकी वजह से ही मेरे सारे एग्जाम्स निकल रहे थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को किस चीज़ पे फोकस करना है, सिलॉक्स और इनइक्वालिटी चैप्टर पे, सबसे बेसिक। अच्छा, सिलॉक्स थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट होता है, लेकिन इनइक्वालिटी बड़ा ही इजी होता है। अगर आपको एक बार भी चीज़ समझ में आ गई तो उसके बाद आप कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। बाकी मेरी क्लासेस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, स्टडी IQ बैंक एंड एसएससी चैनल पर ही, ठीक है। तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इनइक्वालिटी तो मैंने आपको वहीं पे बता रखा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, बता रखी है, ठीक है। सिलॉक्स की भी मैंने क्लासेस बनवा रखी है, पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सिलॉक्स, इनइक्वालिटी यहाँ से आपका सुधर जाएगा। उसके बाद जो आपको एग्जाम में करना होता है, सबसे पहले उठाएंगे इसको और उठा के निपटा देंगे एग्जाम में। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आता ही आता है, आप सभी लोग जानते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ पे चॉइसेस होती है कभी कभार, ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ गए, ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चंस आ गए, जहां पे सिर्फ ऑर्डर बोला जाता है, रैंकिंग के क्वेश्चंस आते ही नहीं है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे लास्ट में आपको कहाँ पे जाना है, मिसलेनियस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 1-1 नंबर के होते हैं, पेयर फॉर्मेशंस करिए, है ना, वो चीजें आपको लास्ट में करनी है, राइट। ब्लड रिलेशन से थोड़ा सा बच के चलिएगा। 2 बंदे होते हैं जो कि ब्लड रिलेशन को गलत करवा सकते हैं, और उनका नाम है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ये 2 बंदे इस ब्लड रिलेशन के अंदर ऐसे होते हैं जो कि आपका क्वेश्चन को टाइम कंज्यूम करवा सकते हैं, साथ के साथ गलत भी करवा सकते हैं। तो फायदा है, तो इसलिए आप लोग अगर ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ आता है तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें, ये मैं आपसे पहली निवेदन करूंगा, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो हो गई रीजनिंग की। अब ये सारी चीजें आपको इंप्रूव कैसे करनी है, ये सारी आपको चीजें इंप्रूव कैसे करनी है। क्या दिमाग में आपके चल रहा है कि सर मॉक टेस्ट दिया करना है हमें और उसके थ्रू हो जाएगा? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर आप बिगिनर्स हो और आपने उठाते ही मॉक टेस्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग करी नहीं है और सबसे पहले उठाया मॉक टेस्ट को, बिगिनर बच्चा कभी भी मॉक टेस्ट को पहले नहीं उठाएगा। तकरीबन आपको 80% सिलेबस अपना निपटा लेना है। 80% सिलेबस जैसे आपका निपट जाएगा तब जाके आप मॉक टेस्ट की तरफ जाएंगे, मॉक टेस्ट की तरफ तब जाएंगे, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। इंग्लिश के अंदर मैंने मॉक टेस्ट के लिए इसलिए बोल देता है स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जो, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तब आप जाके वहां से आरसी को पढ़ते रहिए, क्योंकि क्लासेस में ज़्यादातर जो होता है वो ग्रामर पढ़ाई जाती है ना। तो कभी भी आप क्लासेस लेंगे सबसे पहले वो ग्रामर स्टार्ट करते हैं टीचर्स, और आरसी पे तो सबसे लास्ट में आते हैं। तो ऐसे में आपकी आरसी अटकी रह जाएगी लास्ट तक। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप आरसी को लास्ट तक रखें, एंड में उसको करें, इसलिए आप स्टार्टिंग से ही उसको करते चले जाए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब बच्चे लास्ट में करते हैं तो फिर वो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते एग्जाम्स में, क्योंकि उनकी स्पीड नहीं बढ़ी होती है आरसी के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको बोला था मॉक टेस्ट सिर्फ आरसी के लिए बोला था स्टार्टिंग में ही, इंग्लिश के अंदर। बाकी चीज़ 80% सिलेबस हो जाने दीजिए मैथ्स का और उसका क्या बोलते हैं रीजनिंग का, तब जाके आप मॉक टेस्ट पे स्विच करना, ठीक है। डेली आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अति इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट मैंडेटरी पॉइंट्स। क्या है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले भी पेपर दिया होता है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, और ऐसे में आप क्या करते हो, बहुत परेशान रहते हो, ये क्या हो गया, मतलब मैं कैसे फेल हो गया, मैं रह कैसे सकता हूँ, ये दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है। अरे इस बार ऐसा नहीं, अगर इस बार मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वाले तो मेरे को जीने नहीं देंगे। तो ऐसे दिमाग में फालतू के ख्याल आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पास परफॉर्मेंस को इतना दिमाग में प्रेशराइज नहीं करना अपने आप को। सुन रहे हो मेरी बात, प्रेशराइज नहीं करना आपको अपने आप को। आपको करना क्या है, उस पास परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपने को सीखनी है चीज़ें। हमेशा ओपन माइंडेड रहना है, अपने आप को चीज़ें सिखाइए यार। अगर आप लोग अपने आप को सिखाएंगे तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लर्न फ्रॉम इट, इसका क्या मतलब है, आपको अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से सीखना है ना। तो ऐसे में आप जब अपनी परफॉर्मेंस को देखेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती करी थी, ओ मैंने यहाँ पे पहले ब्लड रिलेशन का टॉपिक को उठा लिया था, इसी वजह से मैं अटक गया एग्जाम में। अच्छा मैंने सबसे पहले डीआई की चीज़ को उठा ली थी, ओ सबसे पहले मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चनों को उठा लिया था, तो इसी वजह से मैं अटक गया। इंग्लिश में अरे सबसे पहले मैं आरसी करके लेके बैठ गया था, इसी वजह से मैं अटक गया। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती है जिसको आपको समझना होता है। आरसी को बाद में करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डोंट रिग्रेट, अपने आप को क्यों, मतलब बार बार ये फील क्यों करवा रहे हो, अपने आप को रिग्रेट क्यों फील करवा रहे हो कि यार भाई पछताते रहो, क्या मतलब है इस चीज़ का, राइट। आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो आपको वो पीछे की ओर ढकेलेंगे, ठीक है। आपको आगे फ्यूचर का देखना है, पास्ट हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए, ठीक है, उससे बस लर्न करके आगे बढ़ जाइए। ओके, अगली बात, बी कंसिस्टेंट। चाहे आप लोग बिगिनर हो, चाहे आप लोग एक रिपीटर हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। सीधी सी बात है, कंसिस्टेंसी आपको ये एक मैंडेटरी चीज़ है। मतलब आप लोग अगर इसको रखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं चीज़ों में, तो आप लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कन्फर्मेशन है ये बात की, है ना। लेकिन क्या होता है, जब बच्चे गलतियां करते चले जाते हैं पास्ट में, फिर वो रिग्रेट करते रहते हैं, तो उनकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। ऐसे में यही चीज़ को मैं आपको बता रहा था कि आप उसको अपने आप को रिग्रेट मत करवाइए बार बार, ठीक है जी। तो बी कंसिस्टेंट, आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, चाहे आप छोटी मोटी चीज़ें भी सीख रहे हैं, लेकिन डेली कुछ ना कुछ करते रहिए। अदरवाइज आपकी क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना। बच्चे क्या करते हैं, मेंस की ओर चल पड़ते हैं, वो कहते हैं चलो हम लोग मेंस की ओर बढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में जब प्री का पेपर आने वाला होता है उनकी स्पीड इतनी कम होती है, इतनी कम होती है। जब आप वो पहला मॉक देते हैं ना, उनके इतने कम नंबर आते हैं। ये बात अगर मैंने सही बोल रहा हूँ तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। पहले मेंस की तैयारी करते रहेंगे, फिर लास्ट में जाके जब प्री का पेपर देते हैं तो मॉक टेस्ट देते हैं, पहले पेपर नहीं देंगे, पहले मॉक टेस्ट देंगे, तो उसके बाद उसके नंबर बड़े कम आते हैं बच्चों के, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके इंप्रूव करते हैं। अब कुछ बच्चों की जो कंसिस्टेंट रहते हैं हर एक चीज़ में, तो उनकी तो स्पीड हमेशा बरकरार ही रहती है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक और चीज़ जो करनी है, डेली स्पीड मैथ्स की चीज़ें करनी है। यानी कि कुछ कैलकुलेशन को तो आपको डेली करना है, और साथ के साथ अपने कहाँ पे करना है, मैं एक और बात बता देता हूँ, अपने माइंड में भी करना है, ठीक है। यार ये मत सोचना कि हमें कैलकुलेशन के लिए हमें हर बार कॉपी उठाई जाएगी और पेन उठाया जाएगा और करेंगे। अगर आपसे प्लस बोला जा रहा है, माइनस बोला जा रहा है, तो वो चीज़ आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से किसी नंबरों के, दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया, नॉर्मल नंबरों को, ऐसा नहीं कह रहा मैं बहुत बड़े नंबरों को,
छोटे मोटे नंबर्स को बोला गया है तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी कि टेबल्स आपको आने चाहिए तकरीबन 20 तक, और आपको स्क्वायर्स भी आने चाहिए 30 तक, और क्यूब्स भी आने चाहिए तकरीबन 25 तक। ये आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। आपको ट्रिक्स आनी चाहिए कि स्क्वायर्स को कैसे निकाला जाता है, वो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ को कभी मत भूलना, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की चीज़ों को कभी मत भूलना, डेली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस डेली नहीं कर रहे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके रीजनिंग के पोर्शन को पीछे ढकेल सकती है। जहाँ बच्चे रीजनिंग में 25 प्लस ही हमेशा करके आते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे 20 पे भी अटक जाते हैं। कुछ बच्चे तो 20 मिनट में 28 कराएंगे पीओ के अंदर, लेकिन कुछ बच्चे रह जाएंगे केवल 20-22 नंबरों पे। अब वो बच्चा क्यों रह जाता है? क्योंकि उसको सिटिंग अरेंजमेंट बनाने का टाइम नहीं मिल पाता, या फिर वो किसी एक सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा टाइम खींच जाता है, जिससे कि वो दूसरी सिटिंग अरेंजमेंट बनाता है तो उसको टाइम लग रहा होता है। तो इसी वजह से वो उसको छोड़ के पहले छोटे मोटे क्वेश्चनों को करता है। अब ऐसे में क्या होता है कि वो 20 नंबर तक ही पहुंच पाता है 20 मिनट में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है डेली। और मेरी लाइव क्लासेस चलती है 8 PM पे, 8 PM पे मेरी लाइव क्लास चलती है YT पर। आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके लिए सेट लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको क्विज सिटिंग अरेंजमेंट भी कराता हूँ, पजल्स भी कराता हूँ। पूरा IBPS PO का सेट उठा रखा है मैंने, तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं डेली 8 PM रात में, ठीक है। ये आपको चेकआउट कर लेना है, जिससे कि आपकी यहाँ पे तैयारी अच्छी से होती रहेगी, है ना। अब बात जरा थोड़ी सी और भी कर लेते हैं, हल्की फुल्की सी बात और कर लेते हैं, हल्का सा, ठीक है। कि अब ऐसे में इस पेपर को निकालने के लिए मॉक टेस्ट की तो अनिवार्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मॉक टेस्ट की, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले 80% सिलेबस कर लिया, मॉक टेस्ट सिर्फ इंग्लिश के लिए मैंने बोला था, ठीक है। बाकी उसके बाद आपको अपनी स्पीड मैथ्स डेली के फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ, डेली आपको कम से कम जो आपके पास 50 डेज बचे हैं ना, उन 50 डेज को आपको 3 सब्जेक्ट्स में बांट देना है। ऐसा मत करना कि भाई हम तो पहले रीजनिंग निपटाएंगे, उसके बाद हम लोग मैथ्स की ओर जाएंगे, उसके बाद हम लोग इंग्लिश की ओर जाएंगे। ये मत करना, ये गलती होती है सबसे बड़ी। तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेते हुए चलना है। साथ के साथ यहाँ पे इंग्लिश के लिए मैं बोलूँगा RC लगातार डेली करते चले जाइएगा, कम से कम दो RC आपको करते रहनी चाहिए, ठीक है। वो कैप्स के लिए कोई एक बुक आप खरीद सकते हो, है ना। और वो बुक करने के बाद आप वो कैप्स के कुछ क्वेश्चंस, और साथ के साथ आप लोग चाहे तो एक शीट बना सकते हैं, रफ शीट, जिसमें कि आप वो कैप्स को करेंगे, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ्स के लिए आपको करना क्या है, सीधी सी बात है। मैथ्स के लिए सबसे पहले स्पीड मैथ्स की चीज़ों को खत्म करिए। मतलब आप लोग क्या करिए, स्पीड मैथ्स को तो 10 दिनों के अंदर ही खत्म कर दीजिए। जो छोटी सी चीज़ है ये 10 डेज में आपकी ये खत्म हो जाएगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उसके बाद आप लोग बढ़ जाइए DI और अर्थमेटिक पे। उसके बाद आपको ये चीज़ें लगातार कंटिन्यूसली करते रहनी है। ये मत सोचना कि अर्थमेटिक स्टार्टिंग से ही करेंगे, पहले 10 दिन सिर्फ इस पे देना है, और उसके बाद 40 डेज, और उसके बाद 40 डेज आपको क्या करना है, ये आपको करते रहना है। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, नंबर सीरीज, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, कुछ माइंड कैलकुलेशन थी वो तो आपकी DI में भी आएगी, अर्थमेटिक में भी आएगी, तो वो माइंड कैलकुलेशन आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे इन क्वेश्चनों को जब आप कर रहे होंगे तो, ठीक है। चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए थे अर्थमेटिक के स्टार्टिंग में कि वो चैप्टरों पे ज़्यादा फोकस करना जो मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है। रीजनिंग की बात करते हैं, डेली के लिए मैंने आपको बोला है कि क्या करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग के कुछ दिनों की बात कर रहे हैं, जैसे ये RC का तो हिसाब किताब आपका पूरे 50 डेज तक चलता रहेगा। ये RC का हिसाब किताब तो आपका चलता रहेगा, वो कैप भी आपकी 50 डेज तक ही चलती रहेगी, ठीक है। और बाकी की आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है। मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करते रहेंगे, यानी कि आपको डेली में करना क्या है, एक सेक्शनल टेस्ट जरूर देना है। 1 सेक्शनल टेस्ट आपको इंग्लिश का देना है, फॉर श्योर देना है सेक्शनल टेस्ट। ये चीज़ अगर आपने 50 सेक्शनल टेस्ट दे दिए इंग्लिश के, 50 सेक्शनल टेस्ट दे दिए, यानी कि आप तरीके से समझ लीजिए 50 सेक्शनल टेस्ट का मतलब है आपकी इंग्लिश का इस लेवल से पूरी इंग्लिश सीधा यहाँ पे पहुँचना। सिर्फ 50 सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। तो ये डेली चलता रहेगा। यहाँ पे 10 और 40 दिन का हिसाब किताब मैंने बताया है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में भी आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग सिलॉक्स इनइक्वालिटी चैप्टर को निपटाइए, सिलॉक्स इनइक्वालिटी चैप्टर्स को निपटाइए, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जब इनको कर रहे हैं तो आपने उसको छोड़ दिया, क्या बोलते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ दिया। अगर आपको मन करता है तो आप सिटिंग अरेंजमेंट भी डेली में 1 या 2 क्वेश्चन उठा सकते हैं। होते ही कितनी देर के, या 5-5 मिनट में आपके खत्म हो जाते हैं, 4 मिनट में, 3 मिनट में, तो आप 2-2, 3 सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स उठा सकते हैं डेली के हिसाब से। सिलॉक्स इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इन सारे चैप्टरों को
इन सभी चैप्टरों को आप तकरीबन हर एक चैप्टर को एक एक दिन में निपटाएंगे, यानी कि ओवरऑल आप इन चैप्टरों को, अच्छा एक ऑर्डर हो गया, ऑर्डर वाला हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, ये सारे चैप्टरों को आप तकरीबन एक एक दिनों में निपटाएंगे, ठीक है, एक एक दिनों में आप ये इन चीज़ों को निपटाएंगे। और अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि तकरीबन मैंने आपको 10 डेज दे दिए। चलिए मेरे भाई, आपको मैंने 10 डेज दे दिए। 10 डेज बहुत होते हैं इन चैप्टरों को सुधारने के लिए, ठीक है। और लास्ट के जो 40 डेज है, बाकी के जो 40 डेज हैं, लग जाइए आप लोग सीधा सीधा बस डीआई करने पे, सॉरी डीआई कह रहा हूँ मैं, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स करने में, ठीक है। उसके थ्रू ही आपके स्कोर आएगा, उसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 40 डेज में आप लोग डीआई और क्या कह रहा था मैं, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स करेंगे। कहाँ से करेंगे? मॉक टेस्ट के थ्रू करेंगे, मॉक टेस्ट के थ्रू करेंगे, या फिर आप कोई सी भी एक बुक खरीद सकते हैं जिससे कि आपको मॉक टेस्ट, ये जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल्स, ये आपको देखने को मिलती रहे। साथ के साथ आप लोग एक और चीज़ जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मेरा जो 8 PM वाला शो होता है डेली, वो आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपकी सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स भी इंप्रूव हो जाएगी। और अंतिम चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि आपको भाई रहना कंसिस्टेंट है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है ना। और जो बच्चे बिल्कुल ही बिगिनर है, सर हम तो बिल्कुल बिगिनर है, हम लोग क्या निपटा सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्स स्टडी IQ ने आप सभी के लिए लॉन्च किया है। आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग इस कोर्स के अंदर आएंगे उनको भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो बैच हमारा जो स्टार्ट होएगा वो 30 अगस्त से स्टार्ट होएगा। और फिलहाल इसके अंदर एक 33% का प्राइस क्रैश हो रखा है, यानी कि आपको 33% का पूरी तरीके से छूट मिलने वाली है ना। तो यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो 1149 का है, लेकिन अभी तो इसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको। अभी तो फ्रेंड्स इसमें डिस्काउंट मिलेगा, ये प्राइस आपका नहीं है, अभी तो आपको डिस्काउंट मिलना है। तो जब आपका डिस्काउंट मिलेगा ये और बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आपको लेकिन ये सागर लाइव कूपन कोड लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये डिस्काउंट देखने को मिल जाए। IBPS PO की प्री और मेंस की तैयारी हो रही है इस बैच के साथ, और प्राइसिंग बहुत नामात्र है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात बता दी है ना। तो आप लोग इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि स्टडी IQ के अंदर बैंक और SSC के कोर्सेज पे 33% ऑफ है, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है वो 31 अगस्त तक है, यानी कि आज तक ही है। तो आप लोग इसको चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद क्या प्राइस है ना थोड़ा बढ़ ही जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और एक और बात मैं आपसे सभी से बोलूँगा कि सभी लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी क्वेरी होती है ना, आप सीधा मुझे बताइए कि सर मेरे को ये दिक्कत आ रही है, सर मेरे को इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, सर इसको ज़रा चेकआउट करिए। तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी उस क्वेश्चन का, उस चीज़ का डाउट को मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर बनते चले जाएं। तो अभी जाके रीजनिंग बाय सागर दुआ को भी टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, रीजनिंग बाय सागर दुआ, सेम चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपके जितने भी डाउट्स थे वो सारी क्लियरिफाई कर दिए, सारे डाउट खत्म कर दिए। और 50 दिन, ये जो 50 दिन है, इस 50 दिन में हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि इस साल IBPS PO का पेपर को निकाल के छोड़ेंगे। जैसे ही हमारे 50 दिन पूरे होते हैं, हमारा पेपर कंप्लीट होता है, हम लोग चल देंगे मेंस की ओर, और उसके बारे में भी मैं आपको स्ट्रेटेजी जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे स्टडी IQ बैंक एंड SSC। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।